समझ गए. Okay, let us see. The next one, that is the question number 10, right? Okay. इंक भरे ना जी. देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो. क्वेश्चन नंबर 10 है, डज साउंड इंक अभी भी तो भरा हूं. डज साउंड फॉलो द सेम laws of reflection as light does. Explain. This is our questions. ठीक. क्वेश्चंस देखो, क्या साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो नियम है, क्या वही रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी वही नियम है? तो हाँ है, वही नियम. जो नियम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है, वही नियम अप्लाई होगा किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए. क्लियर है कि जो इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेगा और तीनों का मिलन एक पॉइंट पर होगा. और दूसरा नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए आंसर में. यस, साउंड फॉलो द सेम laws of reflection as light does. क्लियर है? और डिटेल आंसर लिखना है तो लिख लीजिए कि क्या लॉज है. हमने आपको ऑलरेडी टॉपिक में भी पढ़ाया था, समझे? तो लिखो, फ्लोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड वेव कर लो, साउंड वेव्स. क्लियर? तो सबसे पहले क्या था? इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड sound wave and normal all lies in the same plane. एक ही प्लेन में सब रहता है. ये पहला नियम है. क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ incidence of sound wave is equal to angle of reflection of sound wave
फुल स्टॉप। क्लियर? दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलो खत्म हो गया जी, तो इसको लिख लीजिए, समझे? जैसे कोई एक ये साउंड बोर्ड है, कोई ये कार्डबोर्ड है, इधर से बोला तो साउंड वेव ऐसे गई, फिर टकराई, फिर इस तरीके से चली आई, और फिर ये नॉर्मल है, ठीक, ये गया, ये आया। तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। क्लियर है? पहला नियम। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल आर का, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, जो लिखा है। ये दो नियम है, समझे? ठीक है। ये खत्म होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जानते हो ना, इस तरीके से लाइट रेज आई, फिर टकराई, फिर चली गई, है कि नहीं? तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सब एक ही पॉइंट पर मिलता है और तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। फिर क्या जानते हो कि जो एंगल आई है वो बराबर होगा एंगल आर का। तो वही चीज तो इसको किए हैं, खाली इसको उल्टा कर दिए हैं। और इसे इंसिडेंट रे जो बोल रहे हो, इसको हमने क्या बोला है? तो इंसिडेंट साउंड वेव बोला। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हो, इसको क्या बोला हमने? तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव बोला। बस, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है? तो ये खत्म होता है। ये आंसर एक्सप्लेन करते हुए इसको लिख लीजिए, ठीक है? फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? मिटा देते हैं, फिर लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ए साउंड, अरे यार ये सुख है तब ना लिखें इस पे। When a sound is reflected,
from a distant object an echo is produced. Is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Remains the same. Do you hear echo? Hear echo sound? On a hotter day? This is our questions. Clear? क्वेश्चंस क्या है एक बार समझिए इसको. When a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? क्वेश्चंस है कि जब आपने बोला, कुछ भी बोला, तो उसका इको जो है वो आपको सुनाई दिया. ठीक है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर दिन वाले बातें हो रहा है, यानी कि उस दिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है. ठीक है, क्लियर? तो उस दिन इको सुनाई दिया है. जो डिस्टेंस जितना दूर से रिफ्लेक्ट होकर के आया आवाजें और इको सुनाई दिया, उस दूरी को सेम ही रहने देते हैं. न दूरियां हम बढ़ाते हैं और न ही घटाते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं इसी कंडीशन को एक हॉट डे के दिन लाते हैं, यानी कि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी किए हुए है, जिस दिन तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया. सपोज दैट, तो क्या उस दिन हमें इको सुनाई देगा? जितना दूर से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा था इससे कम टेम्परेचर वाले दिन में, तो क्या अब सुनाई देगा? जब बहुत ज्यादा हॉट हो गया, गर्मी बढ़ गया, तो अब सुनाई नहीं दे सकता इको. क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हवा में टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण स्पीड भी बढ़ गया ना जी. और जब स्पीड बढ़ गया तो डिस्टेंस भी और ज्यादा चाहिए, और जबकि इको सुनने के लिए डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि डिस्टेंस को उतना ही रहने दीजिए, और आप बताइए कि अब टेम्परेचर बढ़ा है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन आ गया, तो अब इको सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को तो फिक्स्ड किए हुए हैं. क्लियर है? और हॉट डे के दिन साउंड का स्पीड एयर में ज्यादा होगा ना कोल्ड डे के मुकाबले. क्लियर? ओके, चलो ये खत्म होता है. अब इसका इसी चीज को आंसर में लिख लीजिएगा. लिखो, नो इको will be produced on a hotter day when
the required distance from the reflecting surface to the products to the source producing sound will remain the same for normal day temperature and a hotter day temperature. चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? लिख लिया, मिटा दें? Next questions. That is the question number 12. Give two practical applications of reflection of sound wave. Of sound waves. दिस इज आवर क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का कोई दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, यानी कि हमारे जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल देना है। बहुत ही आसान है, हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको पढ़ाया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, जैसे में मेगाफोन हो गया, बल्ब हॉर्न हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, साउंड बोर्ड हो गया, है कि नहीं, ये सब कुछ राइट। तो आप दो एग्जाम्पल यानी कि दो एप्लीकेशन पूछा, एग्जाम्पल कहिए चाहे एप्लीकेशन कहिए, एक ही बात है राइट। अलग लगता है क्लास करवाते हैं जब याद नहीं रखते तो हम क्या करें, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का उपयोग होता है साउंड बोर्ड में, क्लियर है। और दूसरा एप्लीकेशन है स्टेथोस्कोप में, और तीसरा एप्लीकेशन है मेगाफोन में, क्लियर। तो तीन हमने बता दिया, दो ही पूछा है, तो इन दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। लिखिए फ्लोविंग आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सबसे पहला मेगाफोन लिखो, दूसरा
स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पढ़ाया है ना स्टेथोस्कोप क्या होता है, मेगाफोन क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है। यहां पे एक्सप्लेन नहीं करने लगना है कि मेगाफोन क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है, नहीं तो टाइम खराब होगा, राइट। क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा है कि क्या एप्लीकेशन है, कोई दो बताइए, तो एक मेगाफोन, दूसरा स्टेथोस्कोप, खत्म हो गया, क्लियर। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर ऐसे लगाता है हार्ट को सुनने के लिए, मेगाफोन जो बड़ा सा आवाज ज्यादा दूर तक जाए, जैसे एक क्राउड, भीड़ को, असेंबली को कंट्रोल करने के लिए मेगाफोन लगाते हैं, कि वहां पे कोई है, चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अब बचने की संभावना है नहीं, इसीलिए बी केयरफुल, राइट। एनीवेज, चलिए इसको लिखिए मिटा के, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। लिख लिया, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक न्यूमेरिकल है, लेट अस सी। A stone is dropped from the top of a tower. Top of a tower, 500 meter high. Into a pond of water at the base of the tower. When is the splash? When is the splash heard at the top? Given G is equal to 10 meter per second square and a speed of sound is equal to sound is equal to 340 मीटर पर सेकंड। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन समझो, फिर देखते हैं कि कैसे बनेगा, क्लियर। एक स्टोन को 500 मीटर के ऊंचाई से गिराया गया तालाब में, ठीक है। तो जब पत्थर गिरेगी पानी में तो छिलकने का आवाज आएगा ना जी, तो वो आवाजें कितना देर के बाद हमें सुनाई देगा, यही हमारा क्वेश्चन है। यानी कि टाइम पूछा है आपसे। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा बोलिए, डू यू हैव एनी आइडियाज। सबसे पहले लिखो गिवन की क्या दिया हुआ है, क्या देख रहे हैं, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट दिया हुआ, एच दिया हुआ है 500 मीटर, ठीक है। ऊपर से ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहां पे, ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पढ़ाया था कि ऊपर से जब नीचे की ओर कुछ भी गिराते हैं तो U0 की भी जीरो, U0 भी जीरो नहीं होता है, और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो V0 U0 नहीं रहता है, क्लियर। तो ऊपर से ना नीचे को स्टोन को गिराया गया है, तो यानी कि U जो है वो 0 है, क्लियर। और टाइम तो निकालवे करेंगे, है कि नहीं,
t बराबर भाट कर दीजिए। देखो तो यहां पे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, लिखेंगे कि सिंस s बराबर ut प्लस हाफ GT², ये हमें पता है। s के जगह पर h लिखो, क्योंकि ये जो इक्वेशंस लग रहा है वो इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है, नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, इसीलिए h बराबर ut प्लस हाफ GT² हमने लिखा है। क्लियर? तो h कितना था 500 लिख दो, u कितना है 0, टाइम पता है ये नहीं है तो t 1/2 गुना g कितना है 10, t तो पता नहीं है तो t का स्क्वायर रहने दो। इज इट क्लियर? तो दिस इज 500 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 से गया, 2 बचे 10 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो 5t²। सो दिस इंप्लाइज 500 5 इज इक्वल टू t²। ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स 500 खत्म हो गया 5 से, तो दिस इंप्लाइज t² बराबर 100 हो गया। तो इसीलिए स्क्वायर जब हटेगा तो 100 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा ना जी, तो इसीलिए t बराबर 100 के रूट कितना होता है 10, यानी कि 10 सेकंड टाइम। तो क्या ये 10 सेकंड के बाद हमें उस पत्थर के गिरने की आवाजें सुनाई देगा जब 500 मीटर के ऊंचाई से छोड़ेंगे? तो नहीं, ये आंसर नहीं है। ये तो हमने पता लगाया है कि उस स्टोन्स को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, समझे? यानी कि उस पत्थर को जाने का टाइम है। इज इट क्लियर? साउंड आएगी ना वहां से, ये जब चीजें घटेगी उसके बाद ना, तो जाने का टाइम सबसे पहले तो जाई में लगेगा 10 सेकंड, उस पत्थर को 500 मीटर की ऊंचाई से गिरने में पानी में लगेगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड तो ऐसे ही इंतजार हो रहा है, सिर्फ जा ही रहा है पत्थर। और जब टकराएगी, हिट करेगी वाटर को स्टोन, तो टकराने के बाद ना आवाज आएगा, तो स्पीड है कुछ हवा में दे ले कितना 340 मीटर पर सेकंड, तो उस आवाजें को आने में टाइम लगेगा ना, तो जो जाने में टाइम लगा और फिर आवाजें आ रहा है, तो ये दोनों टाइम को जोड़ेंगे और उसके बाद जो हमें नया टाइम मिलेगा उतना समय के बाद हमें आवाजें सुनाई देगा। स्टोन्स को पत्थर में गिरेगा तो छलकने की आवाजें जो है वो उतना टाइम के बाद सुनाई देगा, जो नया दोनों को जोड़ करके आएगा टाइम, वो दैट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अभी तो 50% सोल्यूशन हुआ है। ओके, मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, इसीलिए यहां से लिख रहा हूं, आप नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। क्लियर? अब लिखेंगे कि नाउ, अब काम किया जाए एयर के लिए, तो स्पीड कितना दिया हुआ है बोलिए, 340 मीटर पर सेकंड। ओके, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500 मीटर। क्या लगता है टाइम निकल जाएगा? बोलिए ना हाँ। तो लिखेगा सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसीलिए टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इज इट क्लियर? तो टाइम, इसको t1 कर दो और इसको t2 कर दो, ठीक है, ताकि दोनों को जोड़ सके। तो डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितना है 340। चलो दोनों को काट दो, ये 25 बार में जाएगा और ये 17 बार में, यानी कि 25/17 सेकेंड आया है, राइट। चलिए इसको भागा दीजिए, तो 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में 17, तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8। क्लियर? ओके, और ये खत्म, डेसिमल 0 आया। 17 × 68, 17 × 85 हो जाएगा, नहीं तो 4 बार में लगेगा 68, और करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये आ गया हमको 1.4 सेकेंड, ये हमें आया है, राइट। ओके, अब इन दोनों टाइम को जोड़ करके जो नया टाइम आएगा
वो हमें बताएगा कि 500 मीटर के ऊंचाई पर से जब हमने पत्थर को छोड़ा है तो कितना देरी के बाद आवाजें पानी में टकराने का सुनाई देगा। तो सबसे पहले तो पता लगा कि 10 सेकंड जहां ही में लग रहा है, फिर टकराएगा तो वहां से आवाजें आएगी मेरे पास, टाइम लगेगा 1.4 सेकंड। क्लियर है? यानी कि 10 सेकंड प्लस 1.4 सेकंड यानी कि 11.4 सेकंड के बाद हमें उस टकराहट की आवाजें सुनाई देगी जो कि पानी छलकने की आवाजें है। क्लियर? तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड टाइम बराबर T1 प्लस T2। T1 कितना है 10 और T2 1.4 सेकेंड, दोनों को जोड़ के आया 11.4 सेकेंड। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। क्लियर है? इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चंस? थोड़े से हार्ड थे, टाइम लगा। मैं तो ऐसा बनाता, वो तो आपको समझाने के चक्कर में इतना टाइम लग गया नहीं? इज इट क्लियर? कोई लेकिन हमसे कोई नहीं पूछेगा कि सर आपको कैसे पता कि कैसे बनेगा। हमें सब पता है। ठीक, लिखे मिटाए। ओके, ये ऑलरेडी वेट है, इसीलिए और दूंगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए इसका यूज नहीं कर रहा। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी न्यूमेरिकल ही है। डोंट स्ट्रेस, आई एम हेयर टू रिलीव योर स्ट्रेस। इज इट क्लियर? ए साउंड वेव ट्रेवल्स at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter. What is the frequency of the wave? This is our questions. क्या लगता है बन जाएगा? क्वेश्चन है हमारा कि स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 339 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन। कुछ करना है जी? कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले गिवन में कि क्या दिया हुआ, तो क्या देख रहे हैं?
स्पीड दिया हुआ है, राइट, यानी कि v बराबर 339 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1.5 इज डिवाइडेड बाई 100, तो मीटर में आएगा दिस इज इक्वल टू 0.015 मीटर। ठीक है, पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर भाट। लिखेंगे कि सिंस v बराबर फ्रीक्वेंसी गुना लैम्डा होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। v कितना है दिया हुआ 339, और हमारा ये लैम्डा कितना दिया हुआ है, तो 0.015। इज इट क्लियर? जब ये डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 3 जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 339 पर 000/15, इतना को 15 से भागा दे दो, जो आएगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो 15 से भागा दीजिए, भागा देने में जोड़ पड़ता है, देखो ना तुरंत खत्म हो जाएगा, काहे चिंता कर रहा है। 15 दूनी 30, 3 9, 29 15 45, 2 बार में ही लगेगा, 30 हो गया, खत्म हो गया, 9 आया, 0 है, तो 15 पचे 75, 15 छके 90। ओके, तो 6 बार में लगेगा 90, खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 जीरो बच गया, राइट। ये इसका आया 9, तो 1 जीरो इसने यूज कर लिया, तो बाकी 2 जीरो बचे जो कि यहां लिखा गया। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 22600 हर्ट्ज, यही हमारा फ्रीक्वेंसी है। इज इट क्लियर? 22,600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। आंसर खत्म हो गया। चलो एक बार मिला लो भाई आंसर, काज नहीं आया कि नहीं आया है कि नहीं, देखना आंसर जरूरी है ना। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखो तो 22,000 दिखेगा तब ना आप लोगों को, 22,600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया है। चलिए सही है। देखिए पिछला क्वेश्चंस का भी 13 का भी 11.4 आया था, 11.4 सेकंड टाइम आया था, राइट, वो भी सही है, राइट, और 14 का भी आंसर करेक्ट है, सही है। ये इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिख लिया, मिटा दें जी। कितना धीरे लिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, राइट। विल इट बी ऑडिबल। देखो लगले हाथ एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जो हमने यहां पे लिखाया नहीं क्वेश्चन में कि विल इट बी ऑडिबल, तो 22,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आया है, ये ऑडिबल नहीं हो सकता। तो लिख लेना एक लाइन नीचे कि नहीं, नो दिस रिक्वायर्ड साउंड विल नॉट बी ऑडिबल। क्यों? क्योंकि वो तो अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया ना, और हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते और न ही इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते। क्लियर है? हम लोग सिर्फ
ऑडिबल साउंड को ही सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ही सुन सकते हैं। और आंसर कितना है? 22,000 हर्ट्ज क्रॉस किए हुए। इसका मतलब इस साउंड को आप नहीं सुन पाइएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। खत्म हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन वाले टॉपिक जो पढ़ाया था ना, सारा क्वेश्चन उसी में से है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इज इट क्लियर? तो लिखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज रिवर्बरेशन। व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चंस क्या है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चंस है कि रिवर्बरेशन कहते किसे हैं, इसका डिफिनीशन लिखो। उसके बाद बताना है कि रिवर्बरेशन को कम करने की तरीका है क्या, रिवर्बरेशन को कैसे कम किया जाता है। तो है ना, बहुत सारे मेथड लिखाया था, राइट? 4 गो मेथड है अलग अलग, राइट? तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो रिवर्बरेशन होता क्या है? तो द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर हियरिंग द इकोस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी कि हमने जब साउंड को बोला और वही साउंड दोबारा सुनाई दिया, इको है ये, रिवर्बरेशन नहीं है। लेकिन जब हम साउंड को बोल रहे हैं और ये साउंड थोड़ा सा ज्यादा देरी तक रह रहा है, मैंने अपना ही नाम लिया, एराज थोड़ा सा ज्यादा देर तक सुनाई दिया, स्टूडेंट थोड़ा सा और ज्यादा देरी तक रहा, ये रिवर्बरेशन है। समझे? परसिस्टेंस का मतलब है ज्यादा देरी तक टिकना। आवाजें, रिवर्बरेशन का हिंदी मीनिंग होता है गूंजना, और इको का भी मतलब गूंजना ही होता है। तो इको अलग है और रिवर्बरेशन अलग है। इको क्या होता है कि आवाजें दोबारा सुनाई दिया, इको है। लेकिन वही आवाजें दोबारा सुनाई दिया लेकिन थोड़ा सा देरी तक लगी सुनाई दे रहा है, राइट? समझे? तो वो रिवर्बरेशन कहलाता है। क्लियर है? इसको कम करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे में आप अपने सेलिंग्स और दीवार के ऊपर ऐसे मटेरियल्स को लगा दीजिए जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे में कंप्रेस्ड फायर बोर्ड, ये जो है वो साउंड को रोकता है, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो रिवर्बरेशन तब ना होगा जब साउंड रिफ्लेक्ट होगा, टकरा के वापस आएगी, जब जाएगी लेकिन टकरा के वापस आएगी ही नहीं, तो रिवर्बरेशन कैसा रिवर्बरेशन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो क्या हो कि जब हम बोले और सारा का सारा कैप्चर कर लिया जाए किसी दूसरे चीजों के द्वारा साउंड को, तो रिवर्बरेशन नहीं होगा। तो आप वैसे सेलिंग्स के ऊपर और दीवारों के ऊपर, हॉल्स के सेलिंग्स और दीवारों के ऊपर वैसे पैनल्स को फिट कीजिए जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, पहला। दूसरा है कि जो नीचे फ्लोर है, फर्श है, उसके ऊपर कारपेट को बिछा दीजिए, कारपेट भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तीसरा तरीका है कि जो आपके दरवाजे हैं, खिड़की है, उसके ऊपर कर्टन्स लगा दो, यही साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? चौथा तरीका है कि जो कोई भी बड़ा सा हॉल, ऑडिटोरियम है, जो वहां पे बैठने के लिए सीटें बनाई गई है, उसको ऐसा मटेरियल से बनाया जाए जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, तो रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 मेथड था रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने का, खत्म करने का, जो कि क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो जो कुछ ही बोला यही आंसर है, इसी चीज को लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो लेट अस सी। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड अभी तो इसमें इंक भरा था, तुरंत खत्म हो गया जी। ऑफ साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, एस लगा दो, आर कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन काहे हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शंस हो रहा है। किस चीज से? तो दीवारों से टकरा के वापस आ रहा है। क्या करें? तरीका क्या कम करने का? ऑलरेडी कवर कर दिया, बता दिया। आंसर लिखो चुपचाप, लिखो
following are the methods, अभी तो इंक डाले थे, methods to reduced reverberation. yes. सबसे पहला panels made of sound absorbing materials like a compressed fireboard should be fitted on the ceilings and walls of a hall to absorb sound and reduce reverberation. क्लियर? दूसरा देखिए, carpets should be placed on the floor to absorb sound and reduce reverberation. तीसरा देखिए, curtains should be placed on the doors or windows to absorb sound and reduce reverberation. अगला देखिए, seats of a big hall should be made of sound absorbing materials. है, चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, ठीक है। तो वी हैव डन इट, ये खत्म होता, ठीक है। लगभग टाइम भी हो ही गया है ना, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।